हर पार्टी से बाहुबलियों की लाइन लगी हुई है। दुलारचंद यादव की हत्या हुई है। तो क्या वो समय आ गया है कि हम बिहार को लेकर के उस राजनीति के अपराधीकरण को लेकर अपना चश्मा बदल लें क्या? इसको एज ए पुलिसमैन हमने इसको बहुत रिसर्च करके देखा है। एफआईआर के साथ एक पुलिस की कार्रवाई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कार्रवाई शुरू होती है। कोई बता दे कि अंत कब होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मतलब यही नियति है, रीतलाल यादव, सूरज भान, शंकर सिंह, अनंत सिंह, ऐसे ही चलता रहेगा? तो मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ इन आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इनफैक्ट सिविल जस्टिस सिस्टम ऑल्सो, केस स्टार्ट्स बट नेवर एंड्स। मोकामा का केस कल जब एफआईआर हुआ होगा तो स्टार्ट हो गया। इसको आप ढूंढते रहिएगा कि इसका अंत कब हुआ। अच्छा, सत्ता में जो लोग रहते हैं उनका भी खेल होता है इसमें? बिल्कुल होता है। तो ऐसे में क्या यूपी में जो वो एनकाउंटर वाला मॉडल है वो सही है? वो गलत है। अगर ये सही है तो लॉ बना दीजिए, एनकाउंटर लॉ। तो इस बार के चुनाव में एक मुद्दा बहुत चल रहा है, वो है रोजगार का। तेजस्वी यादव ने 2,70,00,000 घरों में से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया। तो एनडीए को ये बताना है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनदेखी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भी 1 करोड़ कहा। वो मुखियापति हो, प्रधानपति हो, वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। या कुछ बदलाव आया भी है महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर? ये पति शब्द जो है, ये पति शब्द ही गलत है। जब हम मुख्यमंत्री का पति नहीं पत्नी नहीं कहते, मुख्यमंत्री पति शब्द नहीं होता, प्रधानमंत्री पति नहीं होते, तो मुखिया पति क्यों होंगे? SIAR में शुरू में ज्ञानेश कुमार बोले कि हम बहुत अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करवा रहे हैं, बट बाद में सर जब हम लोग ब्लॉक पे गए उसका रिवीजन करवाने के लिए, आप बिलीव नहीं करिएगा सर, जितना डॉक्यूमेंट बोले थे ना, वो एक भी डॉक्यूमेंट वो नहीं लिए हैं। तो सर ये आपको नहीं लगता है कि जनता के द्वारा कमाए गए बहुमूल्य पैसा को सरकार पानियों की तरफ बहा दे रही? याचक ऊंचे पर बैठा हुआ है और दाता नीचे ऐसे किए हुए हैं। तो आप जिसको देना है वो हाथ जोड़ करके नीचे खड़ा है, प्रणाम। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। और उन्होंने इस सत्र का जो नाम दिया है वो है चश्मा बदल कर देखो। हमारे साथ अभयानंद जी हैं, यूपी के डीजीपी रहे हैं। पुष्पेंद्र जी हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर रहे हैं। बिहार के, सॉरी माफ करिएगा, बिहार के, चूंकि मैं यूपी में बहुत समय रहा इसीलिए यूपी के डीजीपी कहा गया सर, माफी चाहता हूँ। और शाहिना परवीन जी हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर और बच्चियों को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे सौरभ कह रहे थे ना कि चश्मा बदल कर देखो, सवाल ये है कि क्या ये समय आ गया है कि जो बिहार है और बिहार में रहने वाले लोग हैं जिनको हम बिहारी कहते हैं, क्या वाकई में चश्मा बदल कर देखने का समय आ गया है? क्या चश्मा का मतलब नजरिए का हम कह रहे हैं, क्या वो समय आ गया है? ये बात सवाल इसीलिए मौजूद हो जाता है। अभयानंद जी, सवाल आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि हाल में एक ऐसी घटना हो गई, बगल में मोकामा है और सब लोग नाम जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। और जब आप बिहार के डीजीपी बने थे तब आपने कुछ पहल शुरू की थी। मुझे याद है कि आपने आर्म्स एक्ट में कन्विक्शन कराया था हजारों लोगों को। तो जो बहुत सारे लोग इस तरह के अपराधी किस्म के नेता बनने वाले जिनकी संभावनाएं थी, वो संभावनाएं आपने खत्म कर दी थी। जो बड़े बड़े बाहुबली थे, जो जमानत पर बाहर छूटे हुए थे, उन सबका बेल कैंसिल करके उनको अंदर जेल भेजा गया। लेकिन साल था वह 2005 और 2006। आज भी देखें तो बिहार में अगर आप देखें चुनाव में, तो जगह जगह हर पार्टी से बाहुबलियों की लाइन लगी हुई है। दुलारचंद यादव की हत्या हुई है। तो क्या वो समय आ गया है कि हम बिहार को लेकर के उस राजनीति के अपराधीकरण को लेकर अपना चश्मा बदल लें क्या? धन्यवाद पंकज जी, और धन्यवाद ललन टॉप को कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में कुछ कह सकूं। आपने प्रश्न किया, मौजू है, मैंने बहुत इस पर गहराई से मंथन किया जब मैं नौकरी में था। जिसकी चर्चा आपने की, कुछ पहल मैंने किया, उस पहल को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इशू ये था मेरे मन में कि आखिर ये परिस्थितियाँ आती ही क्यों हैं।
और ये बहुत ही साधारण प्रश्न देखने में लगता है, लेकिन इस पर जैसा आप लोगों ने रखा है चश्मा बदल कर देखो, तो ये ऐसा नहीं है कि एक्स ने वाई को मार दिया, अब एक्स ठीक है कि वाई ठीक है, इस पे बहस करने से कोई ज़्यादा लाभ होता नहीं है। मैंने जब इस पर गहराई से समझने की कोशिश की तो पाया कि हम लोगों को जब इंडिपेंडेंस मिला तो इक्विटी तो मिल गया, पॉलिटिकल इक्विटी। इक्विटी का मतलब हुआ है बराबरी, और वो मिला वोट की बराबरी से, हर व्यक्ति का एक वोट। तो उसको ऐसा लगने लगा कि हम तो बहुत शक्तिमान हो गए हैं, मेरा वोट उतना ही है जितना प्राइम मिनिस्टर का वोट है मूल्य के मामले में। लेकिन उस एहसास के साथ जो जस्टिस का एहसास होता है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इक्विटी एंड जस्टिस। तो जस्टिस का जो एहसास होना चाहिए पॉलिटिकल इक्विटी के साथ साथ, वो नहीं हुआ। हम लोगों ने भी संविधान में जस्टिस के लिए बना दिया एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, और उसके अलावा बहुत सारे लोअर कोर्ट्स। बट उसका स्ट्रक्चर तो बन गया। पॉलिटिकल इक्विटी देना बहुत आसान था, वन सेंटेंस और आपने दे दिया। लेकिन उसको जो फीलिंग हुई कि हम भी बराबरी पर हैं, तो हमको जस्टिस भी उसी तत्परता से मिल जाना चाहिए। तो बीच में एमपी एमएलए कोर्ट भी आ गए जगह जगह पे इन्हीं जैसे लोगों को डील करने के लिए। तब भी वही हालत है, वही नाम गूंज रहे हैं जो पहले आपके जमाने में जब आप डीजीपी थे, वही सब नाम तो सब जगह दिख रहे हैं हमको। पंकज जी, अगर आपको हम एक सेंटेंस कहें, जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें पुलिस भी उसका एक पार्ट है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो ट्रायल होता है, तो फिर सजा होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। इसको एज ए पुलिसमैन हमने इसको बहुत रिसर्च करके देखा है। एफआईआर के साथ एक एफआईआर के साथ एक पुलिस की कार्रवाई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कार्रवाई शुरू होती है। कोई बता दे कि अंत कब होता है। अब मैंने इसका 40-50 वर्षों से केसेस को निकाल करके रैंडमली खोजा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होती है, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं T=0। अ केस स्टार्ट्स, मुकामा का केस कल जब एफआईआर हुआ होगा तो स्टार्ट हो गया। इसको आप ढूंढते रहिएगा कि इसका अंत कब हुआ। तो मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ, इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इनफैक्ट सिविल जस्टिस सिस्टम ऑल्सो, केस स्टार्ट्स बट नेवर एंड्स। ये है हमारा जुडिशियल सिस्टम जिसमें पुलिस भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करें? आपने एज आई कीप सेइंग पॉलिटिकल इक्विटी तो बराबरी पर दे दिया, वोट को दे दिया, इट वाज वेरी सिंपल, वन स्ट्रोक। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो शुरू होता है, एंड ही नहीं होता है। लोअर कोर्ट ने सजा दे दी तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं तो बरी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 180 डिग्रीज पर जजमेंट घूम जाए? इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो क्या ये मान लिया जाए कि मतलब यही नियति है, रीतलाल यादव, सूरज भान, शंकर सिंह, अनंत सिंह, ऐसे ही चलता रहेगा, हम उन्हीं को यूटिलाइज करते रहेंगे? इसलिए हो रहा है पंकज जी क्योंकि उसका मामला एंड नहीं होता है कभी। एक आदमी को सजा हो गई, आप देखिए अभी भी उसी मैटर में एक आदमी को भी हाल ही में सजा हुई लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट ने बरी किया, स्टेट डिसाइडेड कि नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में।
तो ये जुडिशियल सिस्टम जो है, जैसे बॉटनी में होता है कि टैप रूट होगा, एक थ्रेड में जाएगा, और एक फाइब्रस रूट होता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर हम लोग का फाइब्रस है, हर स्टेप पर एक रिवीजन निकल जाएगा, एक अपील निकल जाएगा, और जितने एक्यूज हैं सब अपने अपने तरीके से इसके साथ खेलेंगे। एंड में रुकेगा तभी जब या तो दोनों साइड, स्टेट तो मरता नहीं है, तो एक साइड अगर मर जाए या दोनों साइड डिसाइड कर ले हमको नहीं लड़ना है, थक गए, तो रुक जाएगा। मतलब अब ये भी लग रहा है ना कि सत्ता में जो बैठे हैं, चाहे सत्ता में जो लोग रहते हैं, उनका भी खेल होता है इसमें। बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी वाला जो मैटर है, इसमें भी हाई कोर्ट ने अपील में छोड़ दिया। डिड द स्टेट गो इन अपील? तो आप जब तक सजा नहीं दिलवाइएगा तब तक तो मामला चलता ही रहेगा। सजा दिलवाना तो आगे की बात है, ये तो एंड ही नहीं होता है। हमने जो कोशिश की थी अपने समय में, उसमें केसेस को हमने लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश की। स्पीडी ट्रायल कराया तो स्पीडी अपील भी कराया। आपको विश्वास नहीं होगा, कई केसेस मुझे मिले जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि इसका अपील जो है वो खारिज हो चुका है, बट वो आदमी आराम से घूम रहा है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं हो। तो ये क्यों हो रहा था? इसलिए कि हमारी व्यवस्था में कहीं पर सीरियस फॉल्ट्स है। इन्वेस्टिगेशन फॉलोअप भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एक आईपीएस कैडर लगा दिया गया है, कोशिश करता है कि दबाव दे करके पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करा दे। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो मैटर कोर्ट में आता है तो उसको कोई देखता नहीं है। हमने उसको कोशिश की कि करा दें लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में मामला फंसा। हाई कोर्ट में अपील को परसू किए, तो आप विश्वास करेंगे, हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट में कि आपके यहाँ के केसेस बहुत सारे अपील में रिजेक्ट हो चुके हैं और वो आदमी सज़ा नहीं काट रहा है। 5 साल की उसको सज़ा हुई थी, रिजेक्ट हो गया उसका अपील, और वो अभी भी जेल से बाहर ही है। एंड द चीफ जस्टिस वाज अगास्ट, ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा आप अपने रजिस्ट्रार को बुला करके पूछ लीजिए। तो ऐसे में क्या यूपी में जो वो इनकाउंटर वाला मॉडल है वो सही है? वो गलत है, पक्का गलत। क्योंकि पुलिस को, या फॉर दैट मैटर, आपको हम सिंपल बताते हैं, जो भी इसको एडवोकेट करते हैं उनको गट्स होना चाहिए असेंबली में इसको पास करना। अगर ये सही है तो लॉ बना दीजिए, एनकाउंटर को एनकाउंटर लॉ। करने की औकात नहीं है किसी की। हमने एक आपको इंस्टेंस सुना देते हैं। एक आज के डेट में भी वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, उस समय थोड़ा यंग थे, आज से 15 साल पहले। एक फंक्शन था, सोशल फंक्शन पटना में। पटना में, और उन्होंने जम के कहा एसपी वही होता है जो एनकाउंटर कर दे सके। हम भी गौर से सुन रहे थे, उस समय हम एसपी ही थे। मतलब आईपीएस अफसर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम तो मैंने सुन लिया बहुत लंबे समय तक। आप सर्विस में थे तब? सर्विस में थे, एसपी थे। हमने कहा कि अच्छा आप बताइए, आप तो एमएलए हैं अभी, पटना के, मतलब बिहार के असेंबली में एमएलए थे हो। हाँ हाँ, हम आपको तो प्राइवेट बिल लाने का पूरा पावर्स है। यस, हमने कहा इस बिल को ले आइए ना, जो आप एडवोकेट कर रहे हैं इसको ले आइए, एनकाउंटर वाला। एनकाउंटर को प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट एमएलए बिल करके ले आइए और असेंबली में डिबेट करा लीजिए। सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अभी किसी ने ताली बजा दिया इस पर, तो उनको अच्छा लगता है। ही डजंट अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या होता है। इनको भी अगर जो लोग इसको चाहते हैं पास कराना है, वो पास करा के देख लें, अगले दिन उनका लोकल थानेदार मार देगा।
पता ही नहीं चलेगा कि कौन मारा कैसा। अब नाम भी बता देते तो अच्छा था, नाम भी बता देते कि क्या था, कौन थे वो। अभी भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आखिर में हम सवाल लेंगे इस पर। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाह रहे थे, इस बार के चुनाव में एक मुद्दा बहुत चल रहा है, वो है रोजगार का। जिधर देखिए अचानक से दिख रहा है कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यूथ बैठे हुए हैं, इसीलिए अब ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। वो एनडीए की तरफ से देखिए तो 1 करोड़ रोजगार की बात कही जा रही है, तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार रोजगार की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि इस बार यही वो मुद्दा है जिस पर वोट पड़ेगा? ये वो मुद्दा है जिससे बिहार की चुनावी राजनीति बदल सकती है क्या? मैं ये नहीं कह सकता कि इसी पर वोट पड़ेगा, लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे पास एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग है या एकेडमिक जो डेटा है, वो ये साफ दिखाता है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज को जो सत्ता में आना चाहती हैं, इसकी अनदेखी नहीं कर सकती। तो उन्हें इस मुद्दे पर बोलना तो जरूर है। आप पूरा बिहार का जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है उसको अगर देखिए, तो एम्प्लॉयमेंट में रेगुलर जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, उससे रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में ये इनफॉर्मल सेक्टर का भी रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और वो फॉर्मल सेक्टर का भी हो सकता है। अभी का जो 2022-23 का जो लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो यही बताता है कि 10.4% लोग रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में हैं बिहार में। और तो फिर बिहार में हो क्या रहा है? 64%, औरतों के केस में 70%, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, और बाकी 23 या 24% जो होंगे वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में है। और ये भी आपको बताऊं कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसका जो इकोनॉमिक अर्निंग है, ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट से भी कम है। इवन इसमें भी आप फर्दर फर्क है कि कितने परसेंट उसमें हेल्पर हैं, अनपेड हैं। तो ऐसे राज्य में जहाँ की रेगुलर पेड एम्प्लॉयमेंट केवल 10% है, वहाँ रोजगार का सवाल तो उठाना ही होगा। सरकारी नौकरी का ज्यादा चार्म है। ये तो टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात मैं कह रहा हूँ। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। पीएलएफएस का आंकड़ा आप जाइए, सब सरकार के ही लेबर फोर्स सर्वे में देख लीजिए, या बना बनाया आपको रिपोर्ट पढ़ना है तो मैं सबको, चूंकि स्टूडेंट हैं, तो रिकमेंड करूंगा कि स्टेट ऑफ इंडिया वर्किंग जो रिपोर्ट आती है, जिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी हर साल उसको निकालती है, उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। 22-23 वाला जो लेटेस्ट भी जो रिपोर्ट है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि बिहार में कितने लोग रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में, जिनका कि जो उस सैंपल में बिहार में आए। अब इसमें सच्चाई ये है कि बिहार के अंदर में जितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में, उससे ज़्यादा वो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं। इस 10 के अंदर में भी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी है वो बिहार में इतनी कम है, इतना मामूली है। इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर है ही। और प्राइवेट सेक्टर का अगर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना हो तो वो एक बड़े प्रयास की, दूसरे तरह के प्रयास की उसके लिए ज़रूरत होगी, जिसके पीछे कई फैक्टर होंगे। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा सोच बदलना होगा। अभी बिजली सड़क पानी वाला जो पूरा सोच है, और एक बहुत नैरो बेस पर जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, उससे पूरी तरह से इसको बदलना पड़ेगा। और यही वजह है कि शायद यहाँ पर सरकारी नौकरी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कि सरकारी नौकरी चाहिए। बिल्कुल। और जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है यहाँ पर, उसका मेजॉरिटी उसका भी इनफॉर्मल सेक्टर का जॉब है। इसीलिए यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात अभी हो रही है कि फिलहाल प्राइवेट सेक्टर का तो पूरा कंडीशन तैयार हो तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन कहाँ बढ़ सकता है? तो सरकार नौकरी बढ़ा सकती है। और अगर तेजस्वी यादव ने लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास इस राज्य में हाउस होल्ड होंगे, तेजस्वी यादव ने 2 करोड़ 70 लाख घरों में से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया। तो एनडीए को ये बताना है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनदेखी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भी 1 करोड़ कहा। उन्होंने नौकरी और ऑब्लिक रोजगार कर दिया है। ठीक है, वो रोजगार यहाँ का मतलब ये होता है, अगर पकौड़ा तलना या रील बनाना, मुझे नहीं लगता है कि जब वो ये बोल रहे हैं तो वो इससे मीन करते हैं कि जो रील बनाएगा उसको भी रोजगार मान लिया जाएगा। जब ये आप बोलते हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे,
ये रील बनाने वाला आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाँ, उन्होंने भी कहा पखवाड़ा करना भी तो प्रधानमंत्री का ही है ना? लेकिन इसको ये तो सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी भारत में अभी ओवरऑल देश के अंदर में, जिसमें कि बहुत सारे पिछड़े राज्य हैं, तब भी वो 53% के आसपास है, और इस राज्य में वो 64% से ऊपर है। तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिजायरेबल या एस्पिरेशनल जॉब नहीं होता है। और इसमें छोटा सा आंकड़ा देके इस बात को ख़त्म करूंगा कि आप ये देखें कि बिहार में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जब ये इंटरप्राइजेज हैं, उसमें लार्ज इंटरप्राइजेस मुश्किल से, या मीडियम साइज के इंटरप्राइजेस, टोटल आपका जो टोटल जो इंटरप्राइज का मामला है उसमें से 88% से ज़्यादा अनइनकॉर्पोरेटेड ये इंटरप्राइजेज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब इनफॉर्मल किस्म के हैं, छोटे हैं। एक प्रोप्राइटर का है, मैं अगर एक यहाँ पर गोलगप्पे का दुकान चलाता हूँ तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना? और ये इनकॉर्पोरेटेड ये मामला है, इसलिए ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम नहीं है। तो जिस राज्य में जहाँ पर इंटरप्राइज की ये स्थिति है, उसमें भी बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ हैं, सर्टेन कास्ट्स हैं जो कि हाईली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। उस 12% के आसपास जो इनकॉर्पोरेटेड होंगे, उसमें सर्टेन कास्ट ग्रुप, सर्टेन कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो हाईली ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। तो एक ऐसी स्थिति है, तो एम्प्लॉयमेंट तो सवाल तो है ही, एम्प्लॉयमेंट को ये ही नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर साहब, ये रोजगार की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीते कई सालों में क्या बिहार की राजनीति में, खासतौर से जब चुनाव आता है, तो हम इसलिए, चूंकि कई जगहों पे हम गए बिहार के अलग अलग इलाकों में, तो घूम फिर के जब बात शुरू होती है रोजगार की, पलायन की, और अंत में बात आ जाती है जाति पर, तो क्या बिहार की चुनावी राजनीति में जाति आज भी सबसे पहले पायदान पर है क्या? इसका जवाब जो है वो ऐसे दिया जाए कि देखिए, जाति का एक, बाकी किताबी बातें नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यवहारिक बात करते हैं कि मेजर फंक्शन क्या है। जाति का मेजर फंक्शन एक फ्रेटर्निटी, या जो भाईचारा या बहनचारा, लड़कियां भी यहाँ पर हैं जो उसको समझें, तो ये अभी भी सबसे बड़ा माध्यम है उस फ्रेटर्निटी का। हम लोग एक दूसरे सेंस में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बोलते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेटर्निटी है, ये एक साथ लोगों को जोड़ती है, और साथ साथ ये डिविसिव है, ये लोगों को बांटती है। तो अभी जो राजनीति का रोल है हमारे यहाँ, वो एक वैसे ही यूनाइटिंग और डिविसिव, दोनों तरह के एक फोर्स के तौर पर यहाँ फ्रेटर्निटी के लिए काम करती है राजनीति। अब इस राजनीति, इस जाति के दो पहलू हैं इसमें। एक पहलू ये है कि वो जाति जिसको आप कह सकते हैं, मैं इसको कास्ट सोशल बोलता हूँ, है ना? यानी कि जाति की वो अवधारणा जो कि स्क्रिप्चर से निकलती है, आपकी हिंदी स्क्रिप्चर से निकलती है, उसमें प्योरिटी पॉल्यूशन का मामला है, ग्रेडेड हायरार्की का मामला है, वो सब एक वो पार्ट है ना? और जहाँ पर इसलिए जाति को लेजिटिमाइज किया जाता है और धर्म से उसको सैंक्शन मिला हुआ है, और इसके कारण से इंडोगेमी, बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन दूसरी राजनीति जो जाति है वो कास्ट पॉलिटिकल है, और चूंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स मायने रखते हैं, तो ये जो कास्ट सोशल है ये बदलता नहीं है, ये टूटता नहीं है ना? वो तो अनटचेबिलिटी को भी प्रमोट करेगा। जैसा अभय जी ने कहा कि यहाँ जो है, आप अगर इक्विटी की बात करेंगे, तो कास्ट अपने नेचर से ही वो इक्विटी के खिलाफ है, वो इक्विटी नहीं दे सकता है। वो इक्विटी इंट्रा कास्ट इक्विटी कर सकता है, लेकिन वो इंटर कास्ट इक्विटी को अस्वीकार करता है, क्योंकि वो पूरा ग्रेडेड है। तो यहाँ अगर इक्विटी की बात अगर आप करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या उपाय है? जिस समाज की बुनियाद में कहीं ना कहीं दोहरी में कास्ट इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो समाज फिर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, अपने नंबर्स को यूज़ करते हुए, कि वहाँ से इक्विटी के लिए रिसोर्सेज अपने पास कुछ ले करके आए। क्योंकि इनिशियल इंडाउमेंट भी लोगों के कास्ट के हिसाब से बटे हुए हैं, किसके पास ज़मीन होगी, किसके पास बाकी एजुकेशनल या बाकी तरह के भी इंडाउमेंट होंगे, सब कास्ट के हिसाब से बटा हुआ है। कुछ सालों में, 15-20 सालों में बढ़ा है या घटा है? नहीं, इसीलिए क्या हुआ है कि देखिए, दो तरह की चीज़ें एक साथ हुई हैं। एक कि कास्ट में जो कास्ट पॉलिटिकल है वो बढ़ा है, और ये मोबिलाइजेशन इसके कारण बढ़ा है। लेकिन इसने किया क्या है? इसने किया ये है कि उसने जो पुराना वर्चस्व था जातीय, जो स्क्रिप्चर के हिसाब से जो कास्ट सोशल है, उसको इसने कमज़ोर किया है, उसको चुनौती दी है।
और ये अभी चूंकि कास्ट सोशल अभी भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी मजबूत है और विभिन्न समुदायों में है, विभिन्न धार्मिक समुदायों के अंदर में भी है। इसीलिए आज के अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए इक्विटी के लिए कास्ट पॉलिटिकल अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अभी करता रहेगा जब तक कि सोशली ये चीजें कास्ट एज ए सोशल फिनोमेना, एक सोशल कास्ट सोशल, ये जब तक कमजोर नहीं होगा तब तक पॉलिटिक्स में कास्ट की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी, ये मेरी समझ है। शाहीन जी, आप जब से पंचायती सिस्टम में महिलाओं के लिए आरक्षण आया, हम देखते हैं यूपी में ना, कहते हैं कि प्रधानपति, यहाँ मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, मतलब महिला बन तो गई, वो उस कुर्सी पर ही बैठेगी मुखिया के, जिला पंचायत में हो, जिला परिषद में हो, वो बैठेगी, लेकिन फैसले जो है ना, और ये मैं गांव घर में, आप सब ने इसको महसूस किया होगा, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मतलब फाइल पे सिग्नेचर सिर्फ वो करती हैं, बाद बाकी हर फैसले मोटे तौर पे यही रहा है। क्योंकि आप उन इलाकों में काम करती हैं, उनके साथ काम करती हैं, क्या कोई बदलाव आया है या आज भी वही पति देव जो हैं उनके, वो मुखिया पति हो, प्रधानपति हो, वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, या कुछ बदलाव आया भी है महिलाओं को इन सशक्तिकरण को लेकर? शुक्रिया पंकज जी। पहले तो साइन करती है नहीं है, करवा दी जाती है, करवा ली जाती है। अच्छा। कहीं साइन महिला खुद से करती है ऐसा नहीं होता है। एक पावर देखिए, जब 2006 में बिहार ने एक बहुत बड़ी जो लाइन खींची देश के सामने, वो था 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण। मतलब आप महिलाओं को पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस में ला रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार ने ये प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया है कि महिलाएं दिखे, और उसमें वो 50% जो है वो नजीर बन गई। अब सवाल ये था कि जैसे अभी अपराध की भी बात हो रही थी, अब सवाल ये था कौन सी महिलाएं सत्ता में आ रही थी, क्योंकि राजनीति अमूमन पुरुषों का गढ़ माना जाता है। अभी इससे पहले के सेशन में भी कह रहे मैं इस सवाल पे आने वाला था कि कई जो बाहुबली हैं वो खुद नहीं है, उनकी घर की जो महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल, तो चूंकि आज भी राजनीति पुरुषों की का गढ़ माना जाता है, राजनीति के जो पावर है, नो डाउट राजनीति सबसे बड़ा पावर है हमारे लोकतंत्र में। है क्या, हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम सरकार चुनते हैं, सत्ता देते हैं विकास के लिए, अलग अलग मुद्दों पे काम करने के लिए। छोटी सी बात में तो ये समझ में आती है, लेकिन क्या है वहां पे प्रेजेंस किसका है, तो प्रेजेंस पुरुषों का है। और वो दबदबा किसका है, घर से लेकर बाहर तक दबदबा किनका है, डिसीजन मेकर कौन है, आफ्टर ऑल पुरुष ही है। तो अब जो पहले भी जब 2006 में 50% आरक्षण हुआ महिलाओं के लिए, उस वक्त की मैंने खुद ही गांव में जाकर कई 40 से ज्यादा हत्या बलात्कार के केसेस, इस जैसे केसेस का मैंने रिपोर्टिंग किया है और स्टडी की है। बेसिकली जबरदस्ती उस समय महिलाएं तैयार नहीं थी, कॉमन महिलाएं तैयार नहीं थी, और घर की महिलाएं भी तैयार नहीं थी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए। तो वायलेंस शुरू हुए, क्योंकि मुखिया के लिए कौन खड़े हो रहे आप थे? कह रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हुए? नहीं, सार्वजनिक जगहों पे जो वायलेंस हुए तो निशाना कौन बनी? दो मुखिया की लड़ाई, जो पूर्व के मुखिया थे पुरुष, अब सीट हो गया महिला। जाहिर तौर पे आप समझ रहे हैं उन चीजों को। वो तो विधानसभा के इलेक्शन में भी वही होता है कि घर की महिला को सामने ले आए। तो लड़ाई तो आपके पहले जो पुरुषों की लड़ाई थी वो चली रही थी, सत्ता की लड़ाई। उस लड़ाई के बीच में अगर किसी ने अपनी जान गंवाई, अगर किसी ने अपनी इज्जत गंवाई, किसी ने अपना सब कुछ गंवाया, वो महिलाएं और उनका परिवार था। तो एक तो हमें जो पूरा राजनीति की परिभाषा है उसको परिष्कृत करनी पड़ेगी। तो उस समय से जो चल पड़ी पूरी अवधारणा, तो उसके बाद का पहला स्टेप होता है कि जब आपने पॉलिटिक्स में प्रेजेंस की राजनीति दिखाई, उपस्थिति दर्ज कराई, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सरकार को तैयार करना चाहिए था, माहौल बनानी चाहिए थी, पॉलिसी बना देना, और कागजों पे सर भी कह रहे थे अभी कि कर देना और उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में जो गैप आता है उसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि होमवर्क नहीं था? होमवर्क कुछ भी नहीं था, होमवर्क नहीं था। इसका तो परिणाम ये हुआ ना कि
महिलाएं तैयार नहीं थी सत्ता चलाने के लिए पंचायतों की। उस वक्त तो और भी ज्यादा, अभी तो धीरे धीरे फिर भी कई महिलाएं आ चुकी हैं आगे, मुखिया आगे आ गई हैं, आगे वार्ड सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, अच्छी सरपंच हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो तैयारी नहीं थी और बाद में तैयार भी नहीं किया गया। इनफैक्ट आज के समय में भी महिलाओं को जिस तरीके से महिला जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जिस तरह से पंचायतें चलाने का, बजट का, जीपीटीपी का उनको जानकारी दिया जाना चाहिए था, नहीं दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन, जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही। घर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गए उनके ऊपर, क्योंकि जो महिला जनप्रतिनिधि सक्षम है वो चाहती हैं कि मैं फैसला लूं। और एक घटना मैं बस बताना चाहूंगी कि हाजी मुजफ्फर इसमें वैशाली जिले में एक महिला मुखिया ने इसलिए आत्महत्या की, वो आत्महत्या की नहीं, आत्महत्या के लिए बाध्य की गई कि उन्होंने अपने मर्जी से इंदिरा आवास के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के नाम की अनुशंसा की थी जिनका उस वक्त पैसे लेकर उनके घर के देवर जो थे वो नहीं कर रहे थे, और वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, पैसे के देने के स्थिति में नहीं था, सिर्फ इसलिए कि ये अपने मन से करने कैसे लगी। तो सत्ता तो ऊपर जब डगमगाती है, ऊपर तो टकराहट तो स्वाभाविक है, और वही टकराहट, वही सत्ता की लड़ाई में, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है घर के पुरुषों को। और ये पति शब्द जो है, ये पति शब्द ही गलत है। जब हम मुख्यमंत्री का पति नहीं, पत्नी नहीं कहते, मुख्यमंत्री पति शब्द नहीं होता, प्रधानमंत्री पति नहीं होते, तो मुखिया पति क्यों होंगे? विधायक पति भी नहीं होते, विधायक पति भी नहीं होते, फिर पति शब्द क्यों है? मुखिया हैं वो, और बजाबता फोन उठाकर कहते हैं हम लोगों से, तो मेरे खुद से डायरेक्ट बात होती थी और अभी भी होती है, वो लोग ऐसे कहते हैं, बोलिए मैं मुखिया पति बोल रहा हूँ। अरे पति तो कोई पद ही नहीं है ना, ये आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, घर के अंदर के सामाजिक रिश्ते हैं, ये कोई पद नहीं है। तो भाषा में बदलाव क्या किया, अब कहते हैं मैं मुखिया का जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ। मुखिया जी का जनप्रतिनिधि, हाँ, मैं मुखिया जी का जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ। तो अपना हिस्सा नहीं छोड़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी जबरन। बिल्कुल। तो ये महिला जनप्रतिनिधियों के लिए और महिलाओं के लिए ये संघर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण है और चल रहा है। नहीं कह सकते कि स्थितियां बहुत बदली है, कोशिशें हुई है और कर रही हैं। इसमें कुछ बदलाव आया है कि बीते कुछ सालों में, चूंकि अब तो एक लंबा समय हो गया होगा, तो जिस तरह की शिकायतें, जिस तरह के किस्से कहानियों का आप जिक्र कर रही हैं, वो सब तो कम हुआ होगा ना? ऐसा मैं वही कह रही हूँ ना कि कम बहुत नहीं कह सकते आप, बदलाव बहुत नहीं है, क्योंकि सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहे लोग, हस्तांतरण भी नहीं करना चाह रहे हैं। छोड़ना छोड़ दें, आप दे दें, उनका पावर 5 साल के लिए ही तो है, नहीं दे सकते। और जहाँ बैठे हैं, जिस शहर में, जिस राजधानी में, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो शीर्ष महिला हमारी हैं, वो उनको कितना सक्षम बनाया गया कि वो चला पाती, उनके परिवार के सदस्य चला रहे हैं। तो बहुत बदलाव नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि छोटे छोटे फैसले या जो फैसले बिना बजट वाले होते हैं मुझे एक बार बताइए, वो कर लेती हैं। जब ये कहा जा रहा है कि बच्चियों के जन्म से लेकर उनके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, फिर यूनिफॉर्म से लेकर के उनकी साइकिल तक, उसके बावजूद भी आपको 10,000 रुपये डालने पड़ रहे हैं, ये कैसी मजबूरी है? ये सवाल तो पूरे सिस्टम से है, क्योंकि ये सवाल से तो हम सब भी जूझ रहे हैं रोज का रोज। आप कि- चूंकि इन इलाकों में काम नहीं, करती हैं, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। मानस को समझती है, मैं इसीलिए सवाल मैं ये कह रही हूँ कि ये देखिए, महिलाओं को 10,000 चाहिए नहीं। किसी महिला ने कहीं पे कोई मांग पत्र तैयार करके किसी पार्टी को नहीं दिया था कि मुझे भी 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, किसी महिला ने नहीं कहा है। ये जो कर रहे हैं, जिन्होंने दिया है, ये उनकी समझ या उनका विजन होगा, ना ही ये एम्पावरमेंट है, ये किसी भी मायने में सशक्तिकरण नहीं है। सवाल है जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, जन्म से लेकर एजुकेशन तक की, उन योजनाओं की जमीनी हकीकत तलाशनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जन्म के समय में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए आपने स्कीम बनाया और वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि बिहार में का सेक्स रेशियो 840 पे कैसे पहुंच गया? हम निचले पायदान पे हैं पूरे देश में। अलार्मिंग सिचुएशन है। मुजफ्फरपुर जैसा डेवलप करने वाला जिला जो है, वो 653 पे पहुंच गया है।
पर एक अच्छा संकेत ये भी है बिहार को लेकर कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट करने लगी हैं बीते कई चुनावों से, तो ये भी बड़ी अच्छी बात। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं इसलिए तो वो 10,000 गए हैं। ये तो इस बार हुआ। महिलाएं वोटर के रूप में महिलाएं पहचानी जाती हैं, क्योंकि पुरुष अमूमन बिहार में, जो अभी सर भी कह रहे थे, पुष्पा सर भी कह रहे थे कि पुरुष अमूमन पलायन करते हैं हमारे यहाँ रोजगार के लिए, महिलाएं रह जाती हैं। तो नो डाउट महिलाएं सशक्त वोटर में बदल सकती हैं। अभी वो वोटर हैं, हमने उनको इम्पावर वोटर नहीं बनाया है, हमें उनको सशक्त वोटर बनाना है, वो बदल सकती हैं। तो साथियों अब सेशन ओपन है आप लोगों के लिए। अभियानंद जी हैं, प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी हैं, शाइना जी हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो हाथ उठाएं बारी बारी से। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं सौरभ कुमार, यस और मैं क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बांका, यस सर। अच्छा। और मैं पटना में ही रह करके कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते जी। हैं आप? जी। मेरा क्वेश्चन है सारे गेस्ट से है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ आपने सर बोले कि महिला का जो है चुनाव में वोटर के रूप में उसका प्रेजेंटेशन जो है बढ़ा है एज ए वोटर जो, और ये हमने भी देखा है और पिछले कई डेटा को हमने भी अध्ययन किया है। CSDS का भी मैंने डेटा एक पढ़ा था पहले, तो उसमें देखा जाता था, उसमें कंपेयर किया गया था कि USA में जो होता है कि वहाँ जो होता है कि जो अमीर तबके के हैं वो ज़्यादा वहाँ वोट करते हैं, और खासकर हमारे इंडिया में जो है यहाँ करते हैं गरीब तबके के ज़्यादा वोट करते हैं। और खासकर अगर बिहार में हम देखें यहाँ पर, तो बिहार में पिछला चुनाव का अगर हम डेटा को अगर एनालिसिस करें तो वहाँ देखते हैं कि जो पटना जो है एक बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर में ये एक यहाँ ठीक ठाक शिक्षा का यहाँ रेशियो भी है, और समझ सकते हैं कि यहाँ राजधानी है तो थोड़ा पढ़े लिखे भी जनमानस यहाँ है। उसके बावजूद भी कुम्हरार विधानसभा जो है यहाँ पर 35% वोटिंग था यहाँ पे, और बाकी जो है गांव सब में जो होता है उस सब में ज़्यादा है। उसके बावजूद भी गांव में तो गांव से वोट आता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं विकास का जो असंतुलन है वो शहरों की ओर है। मतलब मोटे तौर पे आपके सवाल को वो समझे कि शहरी इलाकों में वोट कम पड़ते हैं लेकिन विकास की बातें वहां तक ज्यादा पहुंचती हैं। जी। यही कहना चाहते और हैं? यस, मेरा और एक सवाल और है, जैसे कि एक साथ कई सवाल हैं। हाँ यस जी जी जी। और सवाल कुछ है कि जैसे हम देखते हैं कि अभी जो दलगत राजनीति खासकर है, जो इसमें हम एक चीज कमियां क्या देख रहे हैं कि इसमें अभी जो चुनाव का जो पूरा सिनारियो है, जो टिकट का सिनारियो है, और पूरी तरह से और विकास का भी जो पूरा पैमाना है वो टॉप टू बॉटम की ओर है, टॉप की बॉटम की ओर, जो कि फिल्ट्रेशन मॉडल जो पहले एक हम लोग पढ़े थे जो अंग्रेज के टाइम में भी था एजुकेशन में भी, कि टॉप लेवल पर एजुकेशन दीजिएगा वो छन के नीचे तक जाएगा, और विकास भी जो था कि वो टॉप में होगा वही छन करके वो जीडीपी में उसका वो बढ़ेगा, उसका जीडीपी में बढ़ करके पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के रूप में ठीक है, बढ़ता है आपके तो सवाल उसके अनुसार जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सर दोनों चीज जो है, चाहे टिकट के रूप में जो पार्टिसिपेशन हो, अभी क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रतिनिधि थोप दिया जाता है दलों द्वारा, जो कि हमने इसको टिकट दे दिए, आपको इसी विकल्प में से चुनना है। तो आप नोटा भी दबा सकते हैं। नोटा दबा सकते हैं, तो नोटा का अभी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ना है कि हम नोटा दबा दिए तो उसका क्या चुनाव आयोग आपके सवाल का जवाब पुष्पेंद्र जी से ले लें। यस सर। थैंक यू। पुष्पेंद्र जी आपके पास दो सवाल इन्होंने छोड़ा है, पहले सवाल का जवाब दे दी। देखिए यहाँ से अगर शुरू की जाए, बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो देश में सबसे कम रहा है। ऐतिहासिक तौर पर बहुत कम हुआ है कि वो 60% क्रॉस किया। तो पहले एक जनरल परिस्थिति आप समझिए कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज देश में सबसे कम है ना, कंसिस्टेंटली इसमें। अब मामला आता है कि पहले तो ये समझना होगा कि ये क्यों कम है। ठीक है, पुरुषों का भी कम है और महिलाओं का भी कम है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा डालती हैं, है ना, लेकिन कंसर्न जो है वो कम परसेंटेज का है। एक ये। सेकंड, आपने जैसे कहा कि गरीब लोग ज़्यादा डालते हैं, उसका कारण जैसे मैंने उस समय भी कहा कि ये जो वोटिंग है, यही वोटिंग और इसके जरिए जो स्टेट का जो पैट्रोनेज मिलता है, स्टेट के जो कुछ रिसोर्सेज की आप उम्मीद लगाते हैं, यही समाज में इक्विटी का या रीडिस्ट्रीब्यूशन का मूल अभी माध्यम कह सकते हैं कि यही है। इसीलिए गरीब का स्टेक ज़्यादा है, अमीरों के स्टेक वहाँ पर कम है। उनके लिए दूसरे तरीके हैं कुछ पाने के।
क्योंकि ये देश अभी ये अमेरिकन है नहीं इस सेंस में कि वहाँ पर अमीरों का बहुत बड़ा स्टेक है कि डेमोक्रेट आते हैं कि रिपब्लिकन आते हैं, और इसके कारण से किस तरह की नीतियाँ बनती हैं वो पूरी नीति जो है उसमें अमीरों का बहुत बड़ा स्टेक है ना। यहाँ अभी गरीबों का स्टेक ज़्यादा है, इसीलिए। और इंक्रीजिंगली आप पूरे देश के आंकड़े देखिए, मैंने कुछ CAGS के इलेक्शन के वोटिंग आंकड़ों पर पहले कुछ काम किया था। पूरे देश में ही जो लोअर जो क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा वोट डालते रहे हैं, है ना। और ये बात जातियों के हिसाब से भी लागू होती है। तो इसका जवाब यही है कि स्टेट रिसोर्सेज जहाँ इतने महत्वपूर्ण होंगे, वहाँ पर जिनको उस स्टेट रिसोर्स की सबसे ज़्यादा दरकार है वो ज़्यादा वोट डालेंगे। लेकिन अब वो फिर भी उतना ज़्यादा क्यों नहीं डालते हैं, तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो कई कारणों से आज पूरा SIR हुआ, इसके बावजूद शुद्ध तो नहीं हुआ। इलेक्शन का हमारा वोटर लिस्ट जो है वो एक अलग इशू है, मैं उसको पूरा बोल नहीं रहा हूँ। चुनाव आयोग लेकिन मानता है कि शुद्ध हो गया है। नहीं हुआ है तो इतने सारे वो एक अलग पूरा इशू है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ उस पर स्पेसिफिक, तो हमने तो उस पर काम किया, इसलिए उसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले का एक बड़ा कारण था दबंगई, जब वोट डालने नहीं दिया जाता था, दबंगई का स्तर कम हुआ, है ना। सर्टेन कास्ट के लिए वो बहुत कम हो गया, अब वो ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो दबंगई का कल्चर है वो बड़ा है, और ये दबंगई का जो अपर कास्ट की जो दबंगई थी उसमें OBC, खासकर अपर OBC की दबंगई मिल करके उसने और जो नीचे हैं उनके ऊपर में बड़ा प्रेशर और क्रिएट। OBC और EBC का जो संघर्ष है, हाँ, EBC और दलित पिछले 35 साल से आप कह सकते हैं कि ये राज्य, इस राज्य में OBC आप कह सकते हैं ओवरऑल, है ना, उसमें इंटरनली बहुत सारी बातें नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ये एक OBC रूल का ईरा है ना, उसका युग है। तो OBC का इस युग में क्या हुआ है दलितों की स्थिति, तो ये सब जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है, और मेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, इसलिए उसमें भी जो हैं उसमें महिलाएं थोड़ा ज़्यादा वोट डालती हैं। और कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि अब बिहार की जनता हक की और अपने विकास की बातें करना चाहती है, जाति की बात नहीं करना चाहती। पर क्या आपको लगता है कि नेता इस चीज़ को पीछे छोड़ेंगे और ये जो वोट से, ये जो कास्ट बेस्ड वोट बैंक बनता है, ये बंद होगा बिहार में? कौन बताएंगे? तय तो वैसे आप ही लोगों को करना है, जो वोटर हैं उन्हीं को तय। देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि इस बात का जो आपने कहा एक प्रेमाइस है कि जनता नहीं चाहती है जाति पर बात करना, नेता कर रहे हैं। जनता, यूथ सर, यूथ यूथ नहीं चाहता, लेकिन इसका क्या इसके क्या सोर्स है, इसको समझने का, इस बात का दावा करने का कि यूथ ऐसा चाहता। आप जरूर चाहती हैं, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि अपनी राय हो। आपकी इच्छा है, और आपके और कुछ मित्रों में भी ऐसी इच्छा होगी, और मुझे मालूम है कि इस एक यूथ का एक हिस्से में होगी। लेकिन ये मुझे जितनी समझ है और जितने तरह के स्टडी आते हैं, अभी भी ये समझ समाज में नहीं है। तो सर ये सोच कैसे मिटेगी कि जो जाति देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज उसी चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो समाज के अंदर में सोच मौजूद है, ये मुझे दिखता है। कैसे खत्म होगी जाति, कैसे खत्म होगी, इसके लिए मैं नई बात क्या बोलूँगा। अंबेडकर ने, आप पढ़िए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, अंतिम सेक्शन पढ़िए, 3-4 उन्होंने मूल जो बातें कही थी, एंडोगमी के बारे में बात की कि इसको ख़त्म करना, प्रीस्टहुड का जो एक जातीय वर्चस्व है उसको ख़त्म करना, 3-4 उन्होंने टू बिगिन विथ इनिशिएट करने के लिए उन्होंने 3-4 बातें जो कहीं, उसको आप देखिए। और आप लोग यूथ लोग हैं, आप निकलिए एंडोगमी से बाहर, अपने मन से शादी कीजिए, ये भी अपने आप में एक शुरुआत है। लीजिए, बहुत सारे सुझाव दे दिए इन्होंने आपको। अभियानंद जी इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं साक्षी आपको? एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रॉब्लम के बारे में, और वो अंडरस्टैंडिंग से बहुत लोगों को इत्तेफाक नहीं होगा, ऐतराज भी होगा। एतराज़ शायद नहीं हो। वो ये है कि जो हम लोगों का काउंटिंग सिस्टम है, ये है फर्स्ट पास द पोस्ट। आई होप आप इसको समझते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट, जो सबसे पहले निकल गया आगे वही जीत गया। तो जितने भी लड़ने वाले हैं ना, हमारे लोग, एस्पिरेंट लोग, इन लोगों से हमारी बहुत बात हुई है, क्योंकि उन लोगों को हमसे ज़रूरत पड़ती थी।
सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पूरा डेटा, सब डेटा बना बना के रखते हैं। अब तो खैर ऑफिशियली आ गया है डेटा, लेकिन जब नहीं था तब भी डेटा बना के रखते थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जात, अच्छा, आप कास्ट सर्वे की बात कर रहे हैं जो आ गया उस हाँ, तो वो अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं, प्योर अरिथमेटिक है, दिस प्लस दिस निकल जाएंगे हम। तो हमने एक माइंड में अपने रखा था, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ और क्वेश्चंस भी सेट करता हूँ। जैसे ही आप एक सिलेबस बना करके दे दीजिएगा, तो हर बच्चा जिसको रैंक लाना है या पास करना है, वो तय कर लेता है कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम निकल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ लोग रैंक भी ले आते हैं। अगर नक्शे पर ये कर दिया जाए कि लास्ट 15 डेज में कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केट हो जाएगा रैंडमली, बाउंड्री 2 पंचायत इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के दूसरे में चला जाएगा, और रैंडमली ये हो जाए जिससे कि टोटल पॉपुलेशन वोटिंग वो वही रहे और जात ही बदल जाए। जिस पंचायत से आप शिफ्ट किए हैं और जिस पंचायत को अंदर लाए हैं, उससे आपका पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ है। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तो चाहे जो बाउंड्री बने उसका, यहाँ बाउंड्री बना के दे दिया जाता है कि लीजिए यही बाउंड्री रहेगा, अब आप तय कर लीजिए कि कैसे वोट लीजिएगा। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल वेज ऑफ डूइंग इट, बट जिनको करना है वही लोग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फर्स्ट पास दी पोस्ट वाला रहे और जो नक्शा है कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बना रहे। कोई अगला सवाल? गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले अभयानंद सर को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अनंत कुमार सर के साथ मिल करके जो आज एक पेड़ छोटा सा रोपा था, वह आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, जो हम लोग जैसे बच्चों के लिए उन्होंने सोचा था। और हम चाहेंगे कि सर फिर से वो काम करें, क्योंकि बिहार का बच्चा सर वही सर धूमिल हो रहा है, फिर से वो दौर आ गया। हम चाहेंगे कि अगर कुछ भी हो सकता है आपके तरफ से तो वो जरूर करिए। मेरा सवाल ये रहेगा सर आपसे कि सर दुलार चंद जी की हत्या मोकामा में होना, ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था सर उस जगह बैठा हुआ, और वहाँ के जो भी एसपी साहब होंगे वो क्या कर रहे थे, जबकि 40 गाड़ियों का काफिला आ जाता आचार संहिता के समय में। तो ये सर आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरा एक सिस्टम का पूरा झोल हो चुका है? और दूसरा सवाल मेरा प्रोफेसर पुष्पेंद्र सर से ये रहेगा कि सर आपने एसआईआर की बात की। एसआईआर में शुरू में ज्ञानेश कुमार बोले कि हम बहुत अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करवा रहे हैं, बट बाद में सर जब हम लोग ब्लॉक पे गए उसका रिवीजन करवाने के लिए, आप बिलीव नहीं करिएगा सर, जितना डॉक्यूमेंट बोले थे ना, वो एक भी डॉक्यूमेंट वो नहीं लिए हैं। मैं ऐसे ही हो गया, बस जैसे नॉर्मल नहीं होता है कि चलो आ जाओ एक बार ब्लॉक पे मुंह दिखा देना चले जाना, उसी तरीके से हो गया। तो सर ये आपको नहीं लगता है कि जनता के द्वारा कमाए गए बहुमूल्य पैसा को सरकार पानियों की तरफ बहा दे रही है, जहां की बिहार का बजट ऐसे ही 3000 करोड़ पे आकर रुक जा, सॉरी अगर हम आंकड़ों में गलत हो रहे हैं, याद में माइंड से स्लिप हो रहा हुआ आंकड़ा, उतना पे आकर रुक जा रहा है सर। तो आपको नहीं लगता सर वो सरकार जनता के पैसों को इसी तरीके से बात है, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सरकार को खर्च तो हुआ होगा अच्छा खासा, आप उस पर काम किए तो आप तो जान रहे होंगे। आप किसका जवाब पहले लेना चाहते हैं? मेरे लिए तो भगवान तो वही है। अभियानंद कैसे लेना चाहते हैं आप? भगवान आपने नाम नहीं बताया अपना वैसे। हाँ, कुमार सानू। कुमार सौरभ जी, कुमार सानू। कुमार शानू। अच्छा अच्छा। कुमार शानू जी, आपके क्वेश्चन जो आपने मुझको एड्रेस किया है उसका जवाब हमने शुरू में ही दिया था। इंडिविजुअल केसेस आप रख लीजिए, हर केस में वही अप्लाई हो रहा है। पॉलिटिकल इक्विटी मिला लोगों को, उससे उत्साह हुआ कि हमको सब कुछ मिल गया, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जस्टिस भी हमको मिले, और जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे बहस करनी होगी कि जस्टिस एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये एक सेंटेंस लिख देने से जस्टिस नहीं मिलता है, और वो नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी बड़ी जुडिशियल व्यवस्था है, अगर कुछ कमी है तो जजेस बताएं, लेजिस्लेचर उस पर एक्ट करे, लेजिस्लेचर बताए कि क्या और दिया, कोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है बढ़ाइए, कानून को चेंज करने की ज़रूरत है कीजिए,
लेकिन इस पे रोने से तो नहीं होगा। हु इज गोइंग टू डू इट? जिनको आपने वोट दिया है वही लोग जा रहे हैं कानून बनाने के लिए, लॉ मेकर बन जाता। लॉ मेकर बन रहा है। कीजिए। तो फिर यहाँ पर बैठ करके तो बात करने से नहीं होने वाला है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे इनकाउंटर को लेकर के कि जिसका आपने जिक्र किया, इस तरह के नाम, इस तरह के आपराधी किस्म के नेता, चाहे जो भी हो, क्या आपको लगता है कि इनकाउंटर वाली पॉलिसी जो है वो सही है? ये यूपी में हो रहा है, कितने लोग हाथ उठाएंगे भाई, कहते हैं कि सही है? कोई नहीं कह रहा। आप एक व्यक्ति कह रहा कहाँ? वहाँ आगे क्या माइक बढ़ा दीजिए फिर। एक मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप भ्रष्टाचार को अपराध मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, तो भ्रष्टाचारी का एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। वाह। मेरा ये कहना है सर कि भ्रष्टाचारियों का भी जो है एनकाउंटर अगर होता है तो वो भी गलत नहीं है, मेरी सहमति है उसमें। और दूसरा, जो सुबह से मुद्दे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम का हो या हमारी जुडिशियरी सिस्टम का हो। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मैं ये जानता हूँ कि मेरी गलती से अगर किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाएगी तो मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा और मुझे जेल हो जाएगी। तो मेरे एक गलत फैसला, जो कि मेरे ज्ञान की कमी हो सकती है या एरर इन जजमेंट हो सकता है, उसके लिए मुझे जेल हो सकता है। लेकिन एक जज जिसकी गलती से आदमी 5 साल जेल काट लेता है और उसका ओपिनियन जो है हाई कोर्ट चेंज कर देता है, हाई कोर्ट का ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देता है, उस जज के एरर ऑफ जजमेंट पे उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। सो ये आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ और मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इसमें भी। तो वो जज से एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब अगर सर उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट ज़रूर होना चाहिए। मेरा यही कहना है कि उसका पनिशमेंट ज़रूर होना चाहिए, और अगर जुडिशियल सिस्टम नहीं कर रही है तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। आपको अंदाज है कि जिन लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है एक स्टेट में, उनको अगर ट्रायल के बाद सजा मिलती तो ये सजा नहीं दी जा सकती थी। उनको 7 साल 8 साल की सजा होती, लेकिन पैर में गोली मार देंगे, ये सजा उनको नहीं मिलती ट्रायल के बाद। जी। और ये निर्णय कौन करेगा कि ये अपराधी है? अब ये निर्णय क्या ये थानेदार जो रोज घुसाता है आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी है? आपके हिसाब से जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रोज भ्रष्टाचार करते हैं, अब तो उनको निर्णय लेना है कि मैं किसको गोली मार दूं? सर यही कौन लेगा? नहीं है ये फसाने के चक्कर में हम लोग इतना पीछे अभी तक हैं और इस डिस्कशन में ही हैं। सवाल का जवाब तो चाहिए ना। ये सवाल का जवाब चाहिए कि निर्णय कौन लेगा कि किसको गोली मार दिया जाए। अब ये तो बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नीरज झा है। डॉक्टर नीरज? नीरज झा। नीरज झा, जी आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर। थैंक यू। एक सवाल कुमार सानू का जो एक सवाल जो मुझसे था, और सानू का। हाँ, वो सवाल ये है। देखिए, मैं 3-4 बातें केवल बताना चाहूँगा संक्षेप में। एसआईआर के पूरे प्रोसेस में मूल बात क्या है कि एक बीएलओ है, जो आमतौर पर ये टीचर हैं सरकारी, लेकिन ये भी कहा गया कि कुछ लोगों को रिक्रूट किया गया। कब किया गया, कहाँ एडवर्टाइज हुआ, किसने इंटरव्यू किया, क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम है ना। लेकिन अब ये इसको घर घर जाना, स्पेशल भी है, इंटेंसिव भी है। स्पेशल तो छोड़ दीजिए, इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है वो डोर टू डोर जाना है। 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 8 करोड़ संभावित मतदाता होंगे। 8 करोड़ लोगों के घर घर जाना एग्रीकल्चर सीजन में, जबकि लोग घर पर ताले बंद रहेंगे, वो काम पर गए रहेंगे। वो ऐसे अर्बन में भी होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों के साथ होगा। क्या ये संभव था? ऐसे भी मेरी सामान्य बुद्धि, इलेक्शन कमीशन में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सामान्य बुद्धि की क्या संभव था? और ये नहीं हुआ, है ना। डोर टू डोर विजिट नहीं हुआ, पहली बात। सेकंड, कि ये जो 7 करोड़ या 8 करोड़ लोगों के जो सारे फॉर्म आएंगे, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना था, और जो फॉर्म आएंगे उसको बीएलओ को चेक करके अपलोड करना है। उसका कोई बैकएंड फर्दर चेकिंग का कि ये बीएलओ ने मनमानी नहीं किया है, कोई सिस्टम बन सकता है? कोई उपाय है कि उसको कोई दोबारा चेक करे, रीचेक करे? ये कंप्लीटली ओपेक सिस्टम है, ठीक है। और हम मेरे घर में भी उसका उदाहरण है। ये सिस्टम चल रहा था, मेरी माँ उस समय हॉस्पिटलाइज थी, उनके बचने की संभावना नहीं थी। हमने उनका फॉर्म ऑनलाइन किया लेकिन छोड़ दिया, नहीं भरा, ठीक है। ऐसे भी क्योंकि 85 साल की हैं, उनके डॉक्यूमेंट पुराने जुटाना मुश्किल था। 2003 में हम बिहार में रहते नहीं थे, हमारे पास उस समय के डॉक्यूमेंट नहीं थे। उनके कम से कम
कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, वो अभी वोटर हैं। इसी दीघा चुनाव क्षेत्र में आपसे आप वो वोटर रह गई। किसी ने ना हमने तो डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है, कुछ कोशिश नहीं की है। तो पहली बात मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। इसके बाद एक और आता, अब ये यानी कि बीएलओ इतना पावरफुल है, आप नहीं जान सकते हैं कि किसने, जिसका नाम चढ़ा है उसने डॉक्यूमेंट दिया था कि नहीं दिया था, आप कैसे जानेंगे? और अगर उसने नहीं भी दिया था और नाम चढ़ गया, ये भी आप नहीं जान सकते हैं। अब सर और अगले स्टेज में ईआरओ उतना ही एक पावरफुल पोस्ट है। जब अपील का मामला था, लेकिन हम आपका अपील नहीं लेंगे। आपने अपील किया, हम कहते हैं कि ना किसी ने किया ही नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं कि अपील किया? तो ये पूरा सिस्टम जो है, अगर इंटेंसिव रिवीजन की हम लोग बात करते हैं, इसीलिए मैंने अपने घर से ही एक उदाहरण दिया कि मेरे घर में ही एक व्यक्ति जिसका कोई हमने फॉर्म नहीं जमा किया था, सरकार के हिसाब से उसका वोटर आईडी नहीं होना चाहिए था, वो बाकायदा वोटर है। और मैंने जस्ट चैलेंज करने के लिहाज से केवल आधार जमा किया, और मैंने कहा कि सोचा कि मैं नहीं दूंगा, अपने नाम कटेगा बाद में, फिर देखते हैं इसको करेंगे। मैंने जहाँ रिस्क नहीं किया, मैंने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, मेरा भी नाम नहीं कटा। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं। जब भी बिहार में या यूपी में चुनाव आता है, तब एक विमर्श सबसे ऊपर होता है, जो जातीय आधार पर वोटिंग की बात आती है, जातिवाद की बात आती है। सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम उन चीज़ों पर कभी बहस नहीं करते हैं, उन चीज़ों को कभी विमर्श में शामिल नहीं करते हैं कि ये जातिवादी आई क्यों, ये लोग क्यों मजबूर हुए कि उनको अपने जात के आधार पर वोट करना पड़ रहा, क्यों करते हैं वो लोग। आज उसमें मीडिया के लोग और हमारे सरकार में बैठे हुए तंत्र के लोग बहुत बड़ी भूमिका अदा किए हैं इन सब चीज़ों में। उनके पास एक बड़ा सा रेपर है, उस रेपर की सहायता से वो चाहे तो एक क्रिमिनल को पाक साफ साबित कर सकते हैं, वो चाहे तो एक आम इंसान, निर्दोष इंसान को भी क्रिमिनल साबित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रेपर है, उनके पास स्टेज है, उनके पास सारे तंत्र हैं। आप बता पाएंगे? मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो। आप ये बताइए कि बिहार में अभी जिस तरह की क्रिमिनल्स हैं, कई क्रिमिनल्स चुनाव लड़ रहे हैं, कई क्रिमिनल्स को सिर्फ चुनाव के लिए। आप सवाल खाली छोटा कर लीजिए, बस इतनी इल्तिजा है। ठीक है, लेकिन 1 मिनट तो लूंगा ही लूंगा। आप ठीक है, 1 मिनट लूंगा, सॉरी। जितनी क्रिमिनल्स चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिसको सिर्फ इसलिए निकाला गया है जेल से ताकि चुनाव में एक पार्टी विशेष या एक गठबंधन विशेष को सहायता पहुंचाया जा सके। मैं बात करना चाहूँगा अनंत सिंह का, मैं बात करना चाहूँगा राजबल्लभ यादव का, ये लोग तो आरोपित थे। बात करना चाहूँगा रीतलाल यादव का। अब यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा तथ्य है जो एक व्यक्ति को बाहर कर रहा है, एक व्यक्ति को अंदर कर रहा है? जब राजबल्लभ यादव पर रेप के बड़े आरोप थे, तो फिर उस व्यक्ति को निकाला कैसे गया? क्यों सरकार उसके विपक्ष में नहीं खड़ा हुई? तो फिर अगर वो आरोपित नहीं थे, तो फिर इतने दिनों से उनको जेल में रखा कैसे गया? दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल है आपका? नहीं, इसी से जुड़ा हुआ। अच्छा, दूसरा बात ये है कि पूरे पटना को जिस तरह से साफ रखा जाता है, साफ करने वाले लोग एक समाज के हैं, डोम समाज के हैं। क्या उस डोम समाज के लोगों के पास पटना में कहीं पर अपना घर है क्या? अगर वो डोम समाज के लोग पटना छोड़कर चले जाए तो क्या पटना साफ रह पाएगा? जिस चौड़ के साथ हम लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम पटना रहते हैं घर छोड़ के, हमारी ये पहुंच है, हम इस तरह से रहते हैं, बहुत व्यवस्थित रहते हैं, उस पटना को व्यवस्थित करने वाले लोग व्यवस्थित हैं क्या? ठीक है, आपने क्या नाम बताया? तुलसी यादव, श्रवण कुमार और तुलसी यादव, पटना कुमार यूनिवर्सिटी। और तुलसी यादव। मुझे एक बात बताइए, आपके सवाल के जवाब अभियानंद जी जी, दे जी। हम रैप अप सर, करने के सेशन। आपने कभी वोट डाला अभी तक? जी, आप जब वोट डालते हैं तो किस आधार पे वोट डालते हैं? मैं जब वोट डाल, बस एक लाइन में किस आधार बिल्कुल पे? मैं बताना चाह रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। मेरे विमर्श में सामाजिक मुद्दा होता है, और मेरे विमर्श में ये होता है कि समाज के लिए अब तक जो लोग लड़े हैं,
जो समाज को बेहतरी की दिशा में ले गए हैं, मैं उनको ध्यान में रखकर वोट करता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम एक एक तात्कालिक मुद्दों को ही लेकर या फिर छोटी-छोटी बातों को लेकर वोट करते हैं। तो मेरे जी के लिए, श्रवण जी के लिए तालियां बजा दीजिए कि कम से कम ये मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसकी हम लोग तब से प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बने हुए ढांचे हैं उनसे अलग निकल करके हम अपने मत का प्रयोग करें। बैठिए, अब थैंक यू। जवाब देंगे अभयानंद। अगर आपने गौर से सुना होगा मेरा पहला एड्रेस, उसी में हमने ये बात कही थी कि जस्टिस सिर्फ सोचने से डिलीवर नहीं होता है, उसके लिए कानून बनाना होता है और उस कानून को एग्जीक्यूट करना होता है। कानून कौन बनाएगा? आप नहीं बनाइएगा, लेकिन आप वोट कीजिएगा जो आदमी जाके कानून बनाएगा। आपने कभी असेंबली के डिबेट्स को देखा है या पार्लियामेंट के डिबेट्स को? बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन निकला कुछ नहीं उससे। अंत में हाथ उठाइए, दोज इन फेवर विल से आई। तो और आपको मैं बताऊं, असेंबली तो मैंने देखा है, एक एक्ट भी मैंने ड्राफ्ट किया है अपने से और वो असेंबली में पास हुआ। हाथ उठाइए, हाथ गिराइए। तो क्या उसमें कोई डिबेट तो होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में लिख दिया है कि इस एक्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करें, जबकि असेंबली और पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुआ इस पर। हाथ उठाइए, हाथ गिराइए, पास। साहिना जी भी कुछ कहेंगे सर। आपकी बात हो गई सर? अच्छा, तो बात वहीं रह गई कि आप, एक छोटा सा प्रश्न है, एमएलए कौन होना चाहिए? आपसे अगर हम प्रश्न करें तो आज भी लोग डिबेट करेंगे कि एमएलए वो होना चाहिए जो अच्छा व्यक्ति हो। तो चपरासी अच्छा व्यक्ति नहीं होना चाहिए क्या? एमएलए ही क्यों अच्छा होगा? एसपी साहब नहीं होंगे अच्छे व्यक्ति? तो एमएलए वो होता है जो समस्याओं को समझ करके उसका कानूनी निदान निकाल सके, कानून बना सके उस पर, वो एमएलए है। वो आप नहीं पढ़ पाते हैं। किसको वोट दे दिए? अच्छा व्यक्ति है, मुद्दा पर बोलता है, वो भी कभी कभी, लेकिन उस मुद्दे का आंसर वो निकाल दे थ्रू अ लॉ। आज भी जितने कैंडिडेट्स हैं उनको आप अगर बोल दीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां आप लड़ना चाह रहे हैं वहां का सबसे ज्वलंत मुद्दा का एक ड्राफ्ट बिल बना दीजिए कि आप कैसे इसको टैकल कीजिएगा, नहीं बनेगा। आखिरी कमेंट आपका मैम। ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। एक्चुअली बस संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगी कि जो पूरा प्रक्रिया है, चूँकि पूरी जो लोकतंत्र की अवधारणा के साथ जो चीज़ें भारत में हमारे देश में चली, वो है कल्याणकारी अप्रोच। और उसमें क्या हुआ कि उसको जिस तरीके से डिकोड किया गया है, जिस तरह से प्रैक्टिस में लाया गया, उसमें हमने सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं पर दाता के रूप में बनकर बैठ गए। हमारे यहाँ चाहे वो कोई भी शासन आए, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, गांव की सरकार पे भी आप देख लें, वो दाता के भूमिका में होते हैं। जो योजनाओं की घोषणा होती है वो जैसे कि वो हमें दे रहे हैं नागरिकों को, तो नागरिक हमेशा दोयम दर्जे का होता है। और जो रूल करते हैं और जो अलग अलग तरह के सत्ता में है, वो जो है वो हमारे मालिक की भूमिका में बैठे हैं। इक्वल रिलेशन नहीं है यहाँ पर, वो डिबेट नहीं है, वो सवाल नहीं कर सकते हम उनसे, क्योंकि जो उपलब्धता की बात है वो नहीं है उनकी, वो मौजूद नहीं है वहाँ पर कि गांव के बीच में जाएं और योजनाओं को देखकर हम तय करते हैं हमारा विकास। जबकि विकास के जितनी भी आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं, उसमें कहीं भी आज ही आप देखें, केरल जैसा राज्य, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, केरल ने अपने को अत्यंत गरीबी से मुक्त राज्य घोषित कर दिया। इसी देश में हमारा एक राज्य उस तरह का है और हम अत्यंत गरीबी वाले राज्य में आज भी हैं।
तो सवाल तो चुनाव के समय लाजमी होता है, क्योंकि डिसीजन लॉ तो वही बना रहे हैं, लॉ वही बना रहे हैं, लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अकाउंटेबल कौन है? हमें लगता है इस पर अब हमें ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी कैसे आए, अकाउंटेबल कौन है, और ये पूरे सिस्टम में जो हम पूरी नोशन फैला रहे हैं कि हमने 25 घरों में बिजली दे दी। अरे आपने बिजली कहाँ से दे दी सर? अब ये लोग तय करेंगे धीरे धीरे, यही उम्मीद बिल्कुल आपने। कहना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं ये समझ पाती हूँ, एज ए नागरिक के रूप में मैं ये बात कह रही हूँ कि हमें लगता है इस डिस्कशन को, ये पूरी संवाद को हमें एक नए डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हमें कहे कि 10,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये हमने डाल दिया। अब ये सिद्धांत जी आ गए, सर पे सवार हो गए। सर आखिरी कमेंट आपका। तो बिल्कुल आपने जो कहा मैम, उसका जो सबसे बढ़िया विजुअल है जो आए दिन चुनाव के दौरान मिलता है, चुनावी सभा हो रही है, याचक ऊंचे पर बैठा हुआ है और दाता नीचे ऐसे किए हुए हैं। यही हो रहा है। तो आप जिसको देना है वो हाथ जोड़ करके नीचे खड़ा है, प्रणाम। आप लोग सब कोई खड़े हो जाइए, और जिसको याचना करनी है वो ऊंचाई पर 6 फीट कम से कम ऊंचा है। ये कौन सा संवाद हो रहा है? पर सर अब ये लोग याचना नहीं करेंगे, रण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारे पैनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर, अभियानंद जी, पुष्पेंद्र जी, साइना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।